आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का कैश फ्लो स्टेटमेंट का आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव चले करने जा रहे हैं। अब इसको ऑब्जेक्टिव, सबसे पहली बात होती है क्या कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव करने से पहले आपको ये चीज ध्यान देना होगा कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट सही तरीके से आता हो, पूरा सही तरीके से आपने स्टडी किया हो, उसकी थ्योरी, उसके न्यूमेरिकल्स। क्योंकि सबसे पहली बात होती है क्या कि अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने जा रहे हो, उसके ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने जा रहे हो, तो आपको अगर थ्योरी नहीं आएगी ना, तो आप ऑब्जेक्टिव में भी फंसोगे। उसके प्रैक्टिकल सवाल आप नहीं बना रखे हो तो उसके ऑब्जेक्टिव में आप फंसोगे। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी अच्छी तरीके से डील कर दूं, जिससे आपको किसी तरीके का कोई दिक्कत ना हो। तो चले हम लोग स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू। कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है, इस सवाल में यही पूछा जा रहा है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहला दे रखा है बाबू का AS3। अगला दे रखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। अगला दे रखा है आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। और फिर दे रखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा इस सवाल को बनाने के लिए कि आपको पहले पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है। हर एक अकाउंटिंग का एक स्टैंडर्ड लेवल बनाया गया है, और उसी को हम लोग अकाउंटिंग उसी के बेसिस पे किया जाता है, तो उसको ही हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करते हैं। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हर एक का अलग अलग है, लेकिन कैश फ्लो का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो आपका AS3 है। तो इसको याद रखना है बच्चों को कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS3 के अकॉर्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। अब आपके पास आया है क्वेश्चन, नकद बिक्री है, कैश सेल्स इज। ये BSEB 2019 एंड 2021 में भी पूछ रखा है। क्या है कैश सेल्स इज? सबसे पहली बात होती है क्या कि यहाँ पर आपको ये भी याद रखना होगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीन तरीके की एक्टिविटीज होती है। एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होता है, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होता है, और अगला होता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज। ठीक है। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो होता है वो एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड होता है। मतलब एक्सपेंसेस और इनकम के से इनकम और एक्सपेंसेस से अगर आपका कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है, तो वैसे में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट जब भी बनाते हैं तो उन सारे आइटम को हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में डालते हैं। और दूसरी बात, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में तो इन्वेस्ट हम लोग करते हैं फिक्स एसेट्स पर। फिक्स एसेट्स जिसको कहते हैं हम लोग क्या, नॉन करंट एसेट्स भी कहते हैं। इस पर हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो फिक्स एसेट्स से अगर कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है तो वो सारी चीजें फिक्स एसेट्स में दिखाई जाए, सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दिखाई जाए। और फिक्स ये फाइनेंशियल एक्टिविटी जो होता है, तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज नॉन करंट लायबिलिटीज से रिलेटेड होता है, जिसको आप लोग फिक्स लायबिलिटीज भी करते हैं या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी कहा जाता है। तो इससे अगर कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है तो वो आपको फाइनेंशियल एक्टिविटीज में चला जाए। तो आप अच्छे से बता सकते हो कि नकद बिक्री मतलब कैश सेल्स। कैश सेल्स किससे रिलेटेड है, इनकम से रिलेटेड है, और ये कैश के इनफ्लो को बताता है। अगर आपसे पूछता तो कैश सेल्स से इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है, ये भी आप बता सकते हैं। और ये भी बता सकते हैं आप कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप ये भी बता सकते हैं कि ये कौन सी एक्टिविटीज से रिलेटेड है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हो कि ये जो रिलेटेड है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। बोल रहा है क्या, संचालन क्रियाओं मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रोकड़ प्रवाह मतलब कैश फ्लो ज्ञात करते समय किसे घटाया जाएगा। while calculating cash flow from operating activities which will be deducted। मतलब कौन सा इसमें से आइटम है जो घटाया जाएगा। ये क्वेश्चन BSEB में 2021 में पूछ रखा है। ठीक है। अब हम लोग कुछ चीजें बात समझते हैं। जब आप लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाते हो तो उसमें वर्किंग कैपिटल का भी यूज होता है। वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज से है। अगर एसेट्स बढ़ता है तो हम लोग इसे क्या करते हैं, घटाया करते हैं। एसेट्स घटता है करंट एसेट्स तो हम इसे क्या करते हैं, ऐड किया करते हैं। और जस्ट इसका अपोजिट करंट लायबिलिटीज में भी होता है। करंट लायबिलिटीज आपका बढ़ता है तो आप क्या करते हो, इसे ऐड करते हो। और वही करंट लायबिलिटीज अगर घटता है तो आप उसे क्या करते हो, लेस करते हो।
तो आप आराम से बता सकते हो कि किसी भी तरीके से अगर एसेट्स बढ़े तो आपका कैश का आउटफ्लो होगा, जिसलिए माइनस हुआ। और कैश का इनफ्लो कब होगा? जब एसेट्स बेचा जा रहा है, मतलब एसेट्स कम होगा। वही लाइबिलिटीज अगर बढ़ेगा तो आपका कैश का इनफ्लो होगा, लाइबिलिटीज घटेगा तो कैश का आउटफ्लो होगा। इस बेसिस पर आप आराम से बता सकते हैं। सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे सारे इस पर देखेंगे, मतलब ऑप्शंस पे हम लोग वर्क करेंगे। पहला क्या है? इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। ये करंट लाइबिलिटीज है। अगर करंट लाइबिलिटीज हमारा बढ़ रहा है तो आप ऐड करो, ठीक है। इंक्रीज इन डेटर, अगर डेटर आपका बढ़ रहा है, डेटर करंट एसेट्स है और करंट एसेट्स आपका बढ़ेगा तो आप उसे घटाओ। फिर उसके बाद बोल रहा है डिक्रीज इन डेटर, अगर डेटर करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स अगर घटेगा तो आप इसे जोड़ोगे। फिर डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस आपके लिए करंट एसेट्स है और करंट एसेट्स डिक्रीज कर रहा है तो आप इसे ऐड करो। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि ये तीन आइटम ए सी डी ऐड हो रहा है और दूसरा ऑप्शन सी है जो माइनस हो रहा है। और यहाँ पे पूछा भी जा रहा है कि घटाया किसे जाएगा, किसे घटाया जाएगा। तो आप आराम से इसका आंसर बना सकते हो क्या? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह ज्ञात करते समय किसे जोड़ा जाएगा? जस्ट इसका अपोजिट आ जाता है, किसे जोड़ा जाएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था एसेट्स, करंट एसेट्स अगर बढ़ता है तो हम लोग घटाते हैं, करंट एसेट्स घटता है तो हम लोग उसे जोड़ते हैं। करंट लायबिलिटीज में जस्ट इसका अपोजिट होता है। करंट लायबिलिटीज अगर बढ़ेगा तो हम लोग ऐड करना है और घटेगा तो हमें उसे लेस करना है। चलिए हम लोग देखते हैं बाबू साहब। तो क्या बोल रहा है? इंक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक अगर बढ़ रहा है तो आपने माइनस करना है, क्योंकि एसेट्स है, करंट एसेट्स अगर बढ़ेगा तो माइनस करना है। इंक्रीज इन क्रेडिटर, क्रेडिटर अगर बढ़ रहा है तो आपने क्या करना है? इसे प्लस करना है, क्योंकि करंट लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज बढ़ेगा तो प्लस करना है। डिक्रीज इन बिल्स पेबल, बिल्स पेबल आपके लिए करंट लायबिलिटीज है और करंट लायबिलिटीज घट रहा है तो आपने इसको भी क्या करना है? माइनस करना है। क्लियर है? अगला दे रखा है आपको इंक्रीज इन डेटर। फोर्थ ऑप्शन आपको इंक्रीज इन डेटर, इंक्रीज इन डेटर, डेटर आपके लिए करंट एसेट्स है और करंट एसेट्स अगर इंक्रीज कर रहा है तो आपने इसे क्या करना है? माइनस करना है। क्लियर है? तो अब आपको देखना है क्वेश्चंस क्या बोल रखा है, जोड़ा किसे जाएगा, ऐड किसे किया जाएगा। तो आप आराम से इसका आंसर बना सकते हो। कौन सा? तो बी इसका ऑप्शन होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ सकते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा रोकड़ प्रवाह का स्रोत नहीं है, मतलब सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ कैश, मतलब सोर्स ऑफ कैश नहीं है। अब इस चीज को देखना है। आप जब परचेज करोगे फिक्स एसेट्स तो आपका क्या होगा कि कैश का आउटफ्लो होगा, क्योंकि कैश जाएगा जब आप परचेज करते हो। फंड फ्रॉम ऑपरेशन से कैश का इनफ्लो होगा। इशू ऑफ डेवेंचर, आप डेवेंचर इशू करोगे तो इशू करने पे क्या होगा? कैश आएगा आपके पास। जब डेवेंचर इशू करते हो तो कंपनी के पास कैश का इनफ्लो होता है, तो इससे कैश बढ़ेगा। और सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, जब आप फिक्स एसेट्स सेल करते हो तब भी आपका क्या होता है कि कैश आता है। इसका मतलब ये भी आपका इनफ्लो होगा। और उसने बोला है कि जो कैश का इनफ्लो नहीं है, तो मतलब ये पूछा जा रहा है कि कैश का आउटफ्लो कौन है। तो कैश का आउटफ्लो आपको देखने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन मिला है और वो ऑप्शन है आपका ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित है, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट किस पर आधारित है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन, किस पर आधारित है? लेखांकन के रोकड़ आधार पर, मतलब कैश बेसिस के अकाउंटिंग पर, लेखांकन के उपार्जन आधार पर, मतलब एक्रूवल बेसिस के अकाउंटिंग पर, या ए बी दोनों, या नन ऑफ दी। सिंपल सा फंडा है कि हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाते हैं इसमें जब भी देखा जाता है कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को देखा जाता है, मतलब कैश कितना आ रहा है और कैश कितना जा रहा है, इसके फ्लो को देखने के लिए हम लोग बना रहे हैं। तो आप, ये कभी हो ही नहीं सकता कि ये किसी और बेसिस पे बनाया जाए। ये जब भी बनाया जाएगा कैश बेसिस पे बनाया जाएगा।
एक्रूअल बेसिस में क्या होता है कि इसमें कैश और क्रेडिट दोनों बेसिस, दोनों चीजें लिखी जाती है। इसलिए एक्रूअल बेसिस को तो कभी भी आप ये नहीं कभी समझना है कि एक्रूअल बेसिस पर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। जब भी बनाया जाता है तो कैश बेसिस पर ही बनाया जाता है। कई बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर कुछ आइटम ऐसे भी होते हैं जो नॉन कैश आइटम होते हैं, उसे भी तो ऐड लेस किया जाता है। उसे ऐड लेस इसलिए किया जाता है क्योंकि उसे हटाना होता है, ना कि उसे लिखना होता है। आप कई बार नेट प्रॉफिट में आप डेप्रिसिएशन ऐड करते हो, गुडविल रिटर्न ऑफ ऐड करते हो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का रिटर्न ऑफ आप ऐड करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि आपने पीएल एप्रोप्रिएशन या पीएल बनाते समय आपने उसे ऐड कर रखा है, तो आप उसे लेस करोगे। और जो चीजें लेस कर रखा है उसे ऐड करोगे क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश है। उसे हटाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो इसका मतलब इसमें जब भी जाएगा तो कैश से रिलेटेड आइटम ही जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जब भी बनेगा तो कैश बेसिस पे बनेगा, तो इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चले। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन कैश आइटम। मतलब नॉन कैश आइटम नहीं है, सबसे पहली बात। तो मतलब ये पूछा जा रहा है कौन सा कैश आइटम है। अगर आप सही ढंग से समझ रहे हो क्वेश्चन को तो आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे क्या बोलना चाह रहा है। ये बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश आइटम, जो कैश आइटम नहीं है, नॉन कैश आइटम नहीं है। नॉन कैश आइटम नहीं है मतलब कैश आइटम खोज रहे हैं। चलिए ठीक है। कैश सेल्स आराम से कैश आइटम है ये, है ना। गुडविल रिटर्न ऑफ नॉन कैश आइटम है, नॉन कैश आइटम है। डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेबिट्स भी नॉन कैश आइटम है। तो आप आराम से बता सकते हो कि कैश आइटम क्या है। तो कैश आइटम इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 का 1, मतलब ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 8 नंबर में बता रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोककर का उपयोग नहीं है। उपयोग मतलब यूज, यूज का मतलब एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब जहां पे कैश का आउटफ्लो हो रहा हो। तो ये पूछा जा रहा है कौन सा कैश का आउटफ्लो नहीं है नहीं पूछा जा रहा है कौन सा कैश का आउटफ्लो नहीं है। इसका मतलब वो पूछना क्या चाह रहा है आपसे, कौन सा इनफ्लो है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ कैश। तो सबसे पहले देखेंगे कि इनफ्लो कौन है, आउटफ्लो कौन है, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि इसका आंसर क्या हो। इंक्रीज इन डेटर, अगर डेटर इंक्रीज करता है तो कैश का आउटफ्लो होगा। फिर इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक से भी कैश का आउटफ्लो होगा। इंक्रीज इन क्रेडिटर, इंक्रीज इन क्रेडिटर से कैश का इनफ्लो होगा। और इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस, ये करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स अगर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, आउटफ्लो। मैं बताया था पहले ही कि करंट एसेट्स बढ़ने से आपका कैश का आउटफ्लो होता है, करंट एसेट्स घटने से कैश का इनफ्लो होता है। और वहीं मैंने करंट लायबिलिटीज में इसका अपोजिट बताया था। तो आप देख रहे हो कि 3 तो सीधा बता रहा है कि कैश का आउटफ्लो है, और ये बोल रहा है कैश का आउटफ्लो नहीं है। तो कैश का आउटफ्लो नहीं है मतलब इनफ्लो बता रहा है, मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े। निम्न में से कौन सा गैर संचालन व्यय है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस मैं बच्चों को बार बार बताता हूँ, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस वैसा एक्सपेंस जो बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड ना हो। एकदम आसान सा तरीका, जो बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड ही नहीं है, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाएंगे। चलो हम लोग खोजते हैं इसमें से कौन सा। रेंट बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड है, इसका मतलब ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड, अगर आप बिजनेस में सेलिंग एक्सपेंसेस ना करो तो बिजनेस ऑपरेट ही नहीं हो। आप मजदूर को मजदूरी ना दो तो बिजनेस चलेगा ही नहीं, मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, सबसे पहली बात मशीनरी जो है वो आपका एसेट्स है। आप इस एसेट्स को बेचने के लिए दुकान तैयार नहीं करते हो, आप गुड्स को बेचने के लिए दुकान तैयार करते हो। इसका मतलब ये लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी जो है, लॉस तो हो रहा है, बिजनेस में ही लॉस हो रहा है, लेकिन बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर यही लॉस आपको किससे रिलेटेड होता है, गुड्स से रिलेटेड होता है, तब ये ऑपरेटिंग हो जाता है।
लेकिन ये गुड्स से रिलेटेड लॉस नहीं है, ये मशीनरी एसेट से रिलेटेड है, और एसेट्स को कभी आप बेचने के लिए खरीदते नहीं हो, और उससे अगर लॉस हो रहा है तो वो नॉन ऑपरेटिंग कहलाएगा। इसका मतलब यही एक ऐसा आइटम है जो नॉन ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो इसका मतलब आपने क्या करना है, इसे इसे क्या करते हैं हम लोग, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड कर देते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बोल रहा है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। निम्न में कौन सा मद रोकड़ तुल्य नहीं है, नहीं माना जाता? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइटम इज नॉट कंसिडर्ड एज कैश इक्विवेलेंट? अब मैं आपको एक बात बता दूं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। कैश मतलब जिसको आप, कैश तो आप समझ ही रहे हो बात कि कैश क्या होता है। मतलब जिसको आप, एक लिक्विड है जिसको आप तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब किसी भी एसेट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। वो लिक्विडिटी उसमें बहुत ज्यादा होती है, तो वो कैश की तरह काम करता है, तो वो लिक्विड कहलाता है, मतलब कैश के इक्विवेलेंट कहलाता है। जैसे बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस भी कैश के इक्विवेलेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप बैंक में बैलेंस जमा करते हो तो आप जब चाहो उससे पेमेंट करके कुछ भी सामान खरीद सकते हो। आज के समय में तो आजकल नॉर्मल सी बातें हैं, बच्चे बच्चे आप मोबाइल के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और नए नए सामान्य चीजें खरीदते हैं। तो कहीं ना कहीं वो कैश की तरह इक्विवेलेंट है। अब बोल रहा है क्या कि कैश इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, कॉमर्शियल पेपर, सबसे पहले हम लोग अब पॉइंट वाइज नंबरिंग वाइज चलेंगे। ए, बैंक ओवरड्राफ्ट पहला है, और फिर उसके बाद आपको दे रखा है कॉमर्शियल बिल दे रखा है, कॉमर्शियल पेपर दे रखा है, ट्रेजरी बिल दे रखा है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है। ये तीनों जो है वो आपका क्या है, कैश इक्विवेलेंट है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट जो है वो कैश इक्विवेलेंट नहीं है। अब होता है क्या कि बच्चे कई बार कंफ्यूज कर जाएंगे, इन्वेस्टमेंट तो है, लेकिन इन्वेस्टमेंट दो तरीके का होता है, एक तो लॉन्ग टर्म होता है और एक शॉर्ट टर्म होता है। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को हम लोग मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी कहते हैं। ठीक है, तो मार्केटेबल सिक्योरिटी जो होता है वो कैश इक्विवेलेंट की तरह ट्रीट होता है, लेकिन अगर कुछ ना बताया रखा हो तो हम लोग लॉन्ग टर्म मान के चलते हैं। इसका मतलब यही इसका आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग। रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, मतलब किससे तैयार किया जाता है? सबसे पहली बात कि रोकड़ प्रवाह विवरण कैश फ्लो स्टेटमेंट आप आराम से बैलेंस शीट, सिर्फ बैलेंस शीट दे रखा हो तब भी आप तैयार कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा हो तब भी आप तैयार कर सकते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में दो तरीके से ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाया जाता है, एक तो डायरेक्ट मेथड से और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड बनाने के लिए तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है तो आप इनडायरेक्ट मेथड भी बना सकते हो, इनडायरेक्ट मेथड भी बना सकते हो, और बैलेंस शीट से भी इनडायरेक्ट मेथड बना सकते हो। लेकिन डायरेक्ट मेथड के लिए प्रॉफिट एंड लॉस देना जरूरी है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है तब तो आप आराम से बना सकते हो इनडायरेक्ट मेथड भी और डायरेक्ट मेथड, और बैलेंस शीट से तो बना ही सकते हो। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखा होता है, अगर तीनों ना दे रखा हो तो किसी एक से तो आप बना ही सकते हो, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको किसी किसी क्वेश्चन में दे रखा होता है, मतलब तीनों का यूज करके आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो। इसका मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चले बच्चे। अगर आपको लगे कि कुछ ना समझ रहे हो तो अब मेरा वीडियो आप देख सकते हैं, कैश फ्लो से रिलेटेड मैंने वीडियो डाला है, अगर उसको देखते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा भी आपको समझने के लिए मिलेगा। अदरवाइज आप यहाँ पर भी देख ले, तो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक चीज को एक्सप्लेन करके आपको वीडियो बनाऊं, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा बेहतर आप आंसर समझो भी और बनाओ भी, एग्जाम में कभी आपसे मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। निम्न में से कौन सा रोकड़ बहिर्वाह नहीं है, मतलब कैश का आउटफ्लो नहीं है? इसका मतलब आप अच्छे से क्वेश्चन समझ रहे हो कि वो इनफ्लो खोज रहा है। इंक्रीज इन क्रेडिटर, क्रेडिटर अगर इंक्रीज करेगा तो कैश का इनफ्लो, मैं पहले ही बताया करंट लायबिलिटीज बढ़ेगा तो इनफ्लो। फिर इंक्रीज इन डेटर, डेटर करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स अगर इंक्रीज करेगा तो आपने माइनस करना है, तो इसका मतलब ये
आउटफ्लो है। इंक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक अगर इंक्रीज करेगा तो फिर से माइनस होगा। और इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस भी करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स अगर बढ़ रहा है तो फिर से ये माइनस होगा। तो इसका मतलब इनफ्लो सिर्फ एक ही है जो कैश के बैलेंस को बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर ए हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज कंसिडर्ड एज कैश इक्विवेलेंट। अब कैश इक्विवेलेंट की तरह किसको ट्रीट किया जाता है? तो कैश इक्विवेलेंट की तरह मैंने बताया ना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो इसका मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ध्यान से देखना है बच्चों लोग, एक क्वेश्चन को कई बार उल्टा सीधा करके भी पूछा गया है। अगर आप ध्यान थोड़ा सा कंसस दो करो रखोगे, कंससनेस रखोगे, तो आपसे गलतियां ना हो के बराबर हो। कर्मचारियों को नकद भुगतान रोककर प्रवाह है। कैश फ्लो, कैश पेमेंट टू एम्प्लॉय इज ए कैश फ्लो फ्रॉम। सबसे पहली बात मैं पहले ही बता दिया था, तीन तरीके की एक्टिविटीज होती है: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज। अब बात आती है क्या कि आप जब एम्प्लॉय को पेमेंट करते हो, क्या पेमेंट करोगे? सैलरी या वेजेस पेमेंट करोगे। और सैलरी वेजेस आपके लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस से आपका क्या होता है बच्चे का? कैश का आउटफ्लो होता है। तो आउटफ्लो है, ये भी तो पक्का पता चल गया। अब दूसरी बात क्या हो गई कि ये एक्सपेंस इनकम से जो आउटफ्लो होता है, इनफ्लो होता है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाता है। इसका मतलब ये जो आंसर है इसका, कौन सा आंसर हो जाएगा? ए इसका सटीक आंसर कहलाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, रोककर समतुल्य निम्नलिखित में शामिल होता है। फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट। मतलब कैश इक्विवेलेंट में कौन सा शामिल है? तो आपको एक बात बता दूं, ट्रेजरी बिल भी कैश इक्विवेलेंट की तरह काम करता है, ट्रेड पेपर भी कैश इक्विवेलेंट की तरह काम करता है, और बैंक डिपॉजिट ऑफ शॉर्ट मैच्योरिटी पीरियड भी शॉर्ट टर्म की तरह काम करता है। अब एक बात बता दूं कि करंट एसेट्स का जो टाइम पीरियड होता है विद इन 1 ईयर का होता है, वहीं लिक्विड एसेट्स का हम लोग मान के चलते हैं 6 मंथ। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो हम लोग टाइम पीरियड मान के चलते हैं वो 3 मंथ का मान के चलते हैं, 3 मंथ, विद इन 3 मंथ। इसका मतलब बहुत अच्छे तरीके से आप समझ रहे हो कि ये सारी चीजें ऐसी है जो 3 मंथ के अंदर ही कैश में कन्वर्ट की जा सकती है ना? 3 मंथ या 3 मंथ के पहले ही कन्वर्ट की जा सकती है, मतलब इसे कैश इक्विवेलेंट माना जा सकता है। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। और इन सभी ट्रेजरी बिल, ट्रेड पेपर, इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने बिजनेस स्टडी में पढ़ा होगा, मैं यहाँ पे इसे डील नहीं कर देता था। इनमें से कौन सी क्रिया वित्तीय क्रिया के अंतर्गत आती है? वित्तीय क्रिया मतलब फाइनेंशियल एक्टिविटी। और फाइनेंशियल एक्टिविटी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कम्स अंडर फाइनेंशियल एक्टिविटी। अब ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज क्या होता है? तो मैं पहले ही बताया कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज नॉन करंट लायबिलिटीज से रिलेटेड होता है। अगर नॉन करंट लायबिलिटीज से रिलेटेड कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है, मतलब लायबिलिटी जब बढ़ेगा तो आपने लोन लिया, कर्ज लिया, से शेयर इशू किया, डिवेंचर इशू किया, बैंक से लोन लिया, है ना? तो आपका क्या होगा? कैश का इनफ्लो होगा। मतलब लायबिलिटीज बढ़ा तो कैश का इनफ्लो, और वही आप लायबिलिटीज पे करते हैं, डिवेंचर पे किए, है ना, डिविडेंड पे किए, इंटरेस्ट पे किए डिवेंचर पे, है ना, इंटरेस्ट पे किए, या किसी भी तरीके का आपने फिक्स्ड लाइबिलिटीज आपने पे किया है, जिसको आपने नॉन करंट लाइबिलिटीज कहते हैं, आपने पे किया है, तो आपका क्या हो जाएगा? आपका होगा क्या कि आपका ये घट जाएगा, क्या? कैश का फ्लो घट जाएगा, मतलब कैश आउटफ्लो हो जाएगा। तो चलो हम लोग देखते हैं पहले कैश का आउटफ्लो इनफ्लो हो रहा है या क्या हो रहा है, और कौन फाइनेंशियल एक्टिविटीज से रिलेटेड है, ये भी हम लोग देख लेंगे। रिसिप्ट फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर को आप इशू करोगे तो निश्चित है कि कैश का इनफ्लो होगा। क्लियर? कैश सेल्स करोगे तब भी कैश का इनफ्लो होगा।
कैश एट बैंक कैश इक्विवेलेंट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है ना। और परचेज ऑफ डिवेंचर से कैश का आउटफ्लो। चलो ये बात हमने समझ। अब बात आती है क्या कि यहाँ पे बोल रहा है क्या कि कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्स अंडर फाइनेंशियल एक्टिविटीज। देखो फाइनेंशियल एक्टिविटीज से रिलेटेड एक तो आपका ए भी आ रहा है, और फाइनेंशियल एक्टिविटीज से रिलेटेड आपका एक क्या आ रहा है, कौन आ रहा है, डिवेंचर भी, क्योंकि दोनों का दोनों फिक्स लायबिलिटीज नॉन करंट लायबिलिटीज की तरफ ट्रीट होता है। तो यहाँ पर ये नहीं बता रहा है कि वो इनफ्लो पूछ रहा है या आउटफ्लो पूछ रहा है, तो इसका मतलब हम ये मान के चलेंगे कि वो इनफ्लो पूछ रहा होगा। इसका मतलब इसका आंसर ये हो जाएगा, लेकिन ये सटीक क्वेश्चन नहीं है, कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में फॉल्ट है, लेकिन फिर भी मैं समझा दिया। अगर आउटफ्लो पूछता तो आप डी आंसर देते, इनफ्लो पूछा है तो इसलिए ए आंसर दे सकते हैं, लेकिन अगर कुछ ना बोल रहा हो तो आप ए मान के चल सकते हो। चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोलता है क्या कि निम्न में से कौन सा एक गैर रोकड़ मद है, मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कैश आइटम, नॉन कैश आइटम है। तो डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, एकदम सही, ये नॉन कैश आइटम है क्योंकि इसमें कैश नहीं जाता। फिर ये गुडविल रिटर्न ऑफ, ये भी नॉन कैश आइटम है ना। बोल रहा है दोनों, एकदम सही, ये भी सही है, कहीं कहीं ना कहीं ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये गलत है, इनमें से कोई नहीं। ये तो गलत बात है ना, जब दो आपको मिल रहा है तो इनमें से कोई नहीं की बात ही नहीं हो सकती। इसका मतलब इसका सबसे सटीक आंसर जो होगा वो सी होगा, क्योंकि बोथ है तो ये सी होगा आंसर। तो मतलब 17 भी हम लोगों ने क्लियर। नेक्स्ट चले हम लोग। नेक्स्ट 18 बोल रहा है क्या, कैश फ्लो, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विल डिक्रीज ड्यू टू, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज किसके कारण कमी होगी, मतलब संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह में कमी। मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आना चाहिए, एक तो बात है, और दूसरी बात उसके आउटफ्लो को भी बताए। तो सबसे पहले देखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है या नहीं। करंट एसेट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एकदम सही है, करंट लायबिलिटीज भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है, सही है। नाइदर ऑफ टू, बोथ ऑफ ए एंड बी, मतलब ए बी पर ही आपको आंसर समझना होगा, क्योंकि एक में तो दोनों बता रखा है और एक में आपको दोनों में से कोई नहीं बता रखा है। तो इसका मतलब ए बी पर ही आपको खोजना होगा, ये तो आसान होगा। मतलब दो ही ऑप्शन है, ये तो यस और नो वाली बात होगी। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला बात होता है क्या कि ये बोल रहा है क्या कि कैश फ्लो का कौन सा फ्लो हो, आउटफ्लो। तो इंक्रीज करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स अगर इंक्रीज करेगा तो कैश का आउटफ्लो होगा, और डिक्रीज करेगा करंट लायबिलिटी तो कैश का आउटफ्लो होगा। ये दोनों से कैश का आउटफ्लो होगा, तो इसका मतलब आंसर कौन सा होने वाला है, आप लोग खुद बताओ। इसका आंसर जो होने वाला है वो डी होगा इसका आंसर। क्लियर है बच्चों का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। आपको बोल रहा है क्या कि ख्याति जो है वो 6,000 है, और ख्याति के अपलेखन के बाद, मतलब गुडविल रिटर्न ऑफ के बाद, इफ नेट प्रॉफिट 35,000 आफ्टर रिटर्न ऑफ गुडविल, गुडविल के रिटर्न ऑफ के बाद आपका 35,000 का नेट प्रॉफिट है। क्लियर है। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 1,000 का, मतलब 1,000 का क्या है, लॉस ऑफ सेल ऑफ फर्नीचर। तो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का इनडायरेक्ट मेथड अगर आप जानते होंगे, आपने बनाया है, तो नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, 35,000। अब इस 35,000 में आपने क्या करना है, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम को हम लोग जोड़ते हैं। तो नॉन ऑपरेटिंग आइटम क्या दे रखा है बच्चे का, तो यहाँ पे आपको दे रखा है गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ आप जोड़ते हो, रिटर्न ऑफ आप जोड़ते हो कितने का बच्चे का, 6,000। और लॉस भी हो रहा है, तो लॉस जैसे हुआ तो उससे भी आपको क्या करना होता है, किस पर लॉस हो रहा है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, मतलब फर्नीचर पे, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना हो रहा है बाबू का, 1,000 का, मतलब ये दोनों ऐड किया जाएगा। तो अगर आप देखते हो तो ये कितना हो गया, 42,000 हो गया। तो आपने देखना है कि आंसर है या नहीं है 42,000। तो अगर आपको दिख रहा है 42,000 तो उस पर टिक लगा देना है, तो इसका मतलब ये आंसर। तो चलिए 19 भी हमारा क्लियर हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। रोकड़ प्रवाह विवरण बनाते समय एक वित्तीय कंपनी के द्वारा प्राप्त किया गया ब्याज किस प्रकार की क्रियाओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा? मतलब इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अ फाइनेंशियल कंपनी इज क्लासिफाइड अंडर विच काइंड ऑफ एक्टिविटीज व्हाइल प्रिपेयरिंग ए कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर बनाया जाए, अगर गुड्स बेचने वाली कंपनी है, अच्छा बताओ आप ही, जब फर्नीचर आप बेचते हो तो फर्नीचर आपके लिए एसेट हो जाता है क्या? नहीं, फर्नीचर आपके लिए गुड्स होता है। मशीनरी बेचने वालों के लिए मशीनरी गुड्स है ना। ट्रक बेचने वालों के लिए ट्रक गुड्स है। लेकिन आप अगर कपड़ा बेच रहे हो तो उसके साथ आप टकरे कपड़ा बेच रहे हो, और कपड़े को बेचने के साथ साथ आपने क्या क्या, एक फ्रिज बेच दिया, एसी बेच दिया, तो उस कंडीशन में वो क्या है, कपड़ा आपके लिए गुड्स है, बाकी अदर चीजें क्या है, एसेट। ये चीजें आप समझ में आ जाए। अगर इस बात को आप समझ रहे हो तो यहाँ पर भी आप बातों को समझ पाओगे। एक फाइनेंशियल कंपनी जो होता है, एक फाइनेंशियल कंपनी जो होता है, उसका काम ही होता है, क्या काम होता है, कि वो पैसे रिसीव करके इंटरेस्ट देती है ना। पैसे किसी से लेकर उसको इंटरेस्ट देती है, या किसी को पैसे देकर इंटरेस्ट लेती है, तो इंटरेस्ट ही उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट हम लोग पढ़ते थे किससे, अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज है, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। लेकिन एक फाइनेंशियल कंपनी के लिए इंटरेस्ट जो है उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ जाता है। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि इसी को लेकर वो बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या बता रखा है, इशू ऑफ शेयर इज कंसिडरेशन ऑफ परचेज ऑफ प्लांट मशीनरी रिजल्ट इन। सबसे पहली बात, हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को देख रहे हैं। अब कैश का फ्लो जो होता है, या तो इनफ्लो होगा या तो आउटफ्लो होगा। इनफ्लो जब होगा जब कैश आएगा, आउटफ्लो तब होगा जब कैश जाएगा। मान लो क्या कि आपने एक परचेज किया, परचेज ऑफ फर्नीचर। सोच के देखो, आपने फर्नीचर परचेज किया, उसके बदले आपने किसी ए बी सी वाले बंदे को आपने उसके बदले मशीनरी दे दिया। अब बताओ कैश कहाँ गया, कैश कहाँ आया? तो ये बेवकूफी वाली बात होगी ना, यहाँ पर बोलना है कि कैश जा रहा है या कैश आ रहा है, पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का आना जाना कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग देखते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या देखते हैं, कैश या कैश इक्विवेलेंट का आना जाना हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखना है कि आपको कैश इक्विवेलेंट है, कैश है, आप कुछ खरीद रहे हो तो उसके बदले कैश दे रहे हो या कैश इक्विवेलेंट दे रहे हो, कुछ बेच रहे हो तो क्या कैश इक्विवेलेंट आ रहा है या कैश आ रहा है, तभी तो कैश का इनफ्लो आउटफ्लो होगा। लेकिन अगर उसके बदले आप किसी और चीज को ले रहे हो और दे रहे हो, तो वो कैश इक्विवेलेंट कैसे होगा? अगर ये कर रहे हो तो आप बेवकूफी है, आप इसको इनफ्लो या आउटफ्लो में नहीं आ सकता। यहाँ पे बोल रहा है कि आपने क्या खरीदा है, तो शेयर इशू किया है, उसके बदले आपने मशीनरी खरीदा है। तो सबसे पहली बात, शेयर जो होता है वो आपका क्या आ जाएगा, फिक्स लाइबिलिटीज की तरह काम करता है, इसमें इन नॉन करंट लाइबिलिटीज की तरह काम करता है। ठीक है, शेयर होल्डर फंड। तो इसका मतलब ये गया है और उसके बदले आया मशीनरी है, तो ना तो कैश का इनफ्लो हो रहा है ना तो आउटफ्लो हो रहा है, क्योंकि शेयर कैपिटल मार्केटेबल सिक्योरिटीज नहीं है, इस चीज को याद रखना है। चलिए हम लोग देखते हैं 24। बोलता है क्या कि विनियोग संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का उदाहरण है, मतलब एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पूछ रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज किससे रिलेटेड है, नॉन करंट, किससे रिलेटेड है, नॉन करंट एसेट्स से। अब देखना है नॉन करंट एसेट्स क्या होगा, अगर बढ़ता है तो कैश का आउटफ्लो, नॉन करंट से घटता है तो कैश का इनफ्लो होता है। कैश सेल्स, सबसे पहली बात इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बोल रहा है, तो कैश सेल्स से आपका इनफ्लो तो जरूर होगा, लेकिन ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है क्योंकि एक्सपेंसेस इनकम। इशू ऑफ शेयर से कैश का इनफ्लो जरूर होगा, लेकिन ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज है क्योंकि ये फिक्स लायबिलिटीज की तरह काम करता है।
पेमेंट ऑफ कैश, पेमेंट ऑफ कैश फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, तो ये क्या होगा, कैश का आउटफ्लो होगा, लेकिन ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होगा, ये बात पक्का याद रखना क्योंकि मशीनरी से रिलेटेड है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड आपने पे किया तो कैश का तो आउटफ्लो होगा, लेकिन ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज से रिलेटेड है, क्योंकि डिविडेंड आप किसको पे करते हो, जब आप शेयर इकट्ठा करते हो उसके बदले आप क्या देते हो, डिविडेंड देते हो, कहीं ना कहीं फाइनेंस इकट्ठा का बदले दे रहा है, तो इसका मतलब डिविडेंड को जो आप पे कर रहे हो ये आउटफ्लो तो जरूर हो रहा है, लेकिन फाइनेंशियल एक्टिविटी से रिलेटेड हो रहा है, क्योंकि फाइनेंस इकट्ठा करने के बदले आप, तो यहाँ पे बोल रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कौन है, तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का आंसर सी हो। हम लोग 25 तक देखकर हम लोग अगले सेशन में कैश फ्लो स्टेटमेंट का देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस सेशन का, कैश फ्लो का, कैश फ्लो वाले सेशन का। बोलता है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 30,000 है, क्रेडिटर बिगिनिंग 24,000 है, और एंड क्रेडिटर कितना बता रखा है, एंड ऑफ द ईयर का क्रेडिटर 16,000। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब बनाया होगा इनडायरेक्ट मेथड से, तो हम लोग करते क्या है कि नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 30,000, और करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये क्रेडिटर करंट लाइबिलिटीज है, तो करंट लाइबिलिटीज बढ़ेगा तो आपको ऐड करना है, करंट लाइबिलिटीज घटेगा तो आपको लेस करना है। तो आप अच्छे से देख रहे हो कि करंट लाइबिलिटीज बढ़ रहा है या घट रहा है, तो करंट लाइबिलिटीज घट रहा है, कितने से घट रहा है आपका, 8,000 से करंट लाइबिलिटीज घट रहा है, तो डिक्रीज इन क्रेडिटर कितने से, 8,000 से, 8,000 से घट रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 22,000 इसका आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो आराम से कि इसका 22,000 आंसर हो गया, तो इसका मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। तो आपने 25 तक देखा, मैं कोशिश करूंगा कि और बेहतर मैं इसको मैं ये बोलूंगा क्या कि आप और बेहतर पढ़ो, मैं तो कोशिश करता रहूंगा, आप अच्छे से देखोगे, ध्यान से सुनोगे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार अगर अच्छे से सुनते हो, तो मुझे लगता है कि इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच आज की क्लास के लिए। नेक्स्ट सेशन में कल इसका 25 से आगे लेके चलूंगा। थैंक यू, बाय, हैव ए गुड डे।